नमस्कार साथियों, चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब भी बेहतरीन रचनाओं की बात होती है तो गोदान, मैला आंचल, गुनाहों का देवता, इन उपन्यासों के साथ श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की चर्चा अवश्य ही होती है। सबसे पहले श्रीलाल शुक्ल जी का परिचय पढ़ेंगे, इनकी अन्य रचनाओं के बारे में जानेंगे और उसके बाद राग दरबारी को प्रारंभ करेंगे। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास होने के साथ ही यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यधिक उपयोगी है, इसीलिए एमए और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में इसे निर्धारित किया गया है। इसीलिए लेखक परिचय भी जानना आवश्यक है ताकि परीक्षा में प्रश्न कैसे भी पूछा जाए हम उसका उत्तर दे पाने में समर्थ हों। श्रीलाल शुक्ल जी का परिचय। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अतरौली गांव में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। ये तो उपन्यास हैं। अब कहानियां देख लीजिए। यह घर मेरा नहीं, सुरक्षा तथा अन्य कहानियां और इस उम्र में, तो ये कहानी संग्रह है। व्यंग्य में है अंगद का पांव, यहाँ से वहां, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, खबरों की जुगाली, उमराव नगर में कुछ दिन, कुछ जमीन पर कुछ हवाओं में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल। ये सब व्यंग्य रचना है। आलोचना के क्षेत्र में इनका रचना कर्म है अज्ञेय, कुछ रंग कुछ राग, कुछ साहित्य चर्चा भी। विनिबंध में है इनके भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। श्रीलाल शुक्ल संचयिता संचयन है, बब्बर सिंह और उसके साथी बाल साहित्य है। पहला पड़ाव अंग्रेजी में, मकान बांग्ला और राग दरबारी सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी में अनुदित है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गोयल साहित्य सम्मान, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, मध्य प्रदेश शासन के शल जोशी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित और पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। अधिकतर श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास ही पूछे जाते हैं, तो उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से आप उपन्यासों को ध्यान से देखें। बाकी तो सारी रचनाओं की जानकारी आपको मिल ही गई है। राजकमल पेपर वैक्स से यह प्रकाशित उपन्यास है। प्रस्तावना देख लेते हैं। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो प्रकाशन वर्ष क्या है राग दरबारी का? 1968। ठीक है। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस बात पर समाप्त की कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना गया है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं, आलोचनाएं इस उपन्यास पे आई, उससे यह तो प्रकट हुआ ही कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, मेरा यहाँ अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उसका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूं जो अपने लेखन को सर्वथा दोषरहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन तक जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें से हूं जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है।
यह सही है कि गांव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है। परंतु जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता आ जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमी संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, इससे तो यही संकेत मिलता है। इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक माहेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं उनका यह प्रयास पाठकों के लिए और विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। श्रीलाल शुक्ल 2007 में ये लिख रहे हैं। उपन्यास का पहला दृश्य, इसी से आपको ये समझ में आ गया होगा जो प्रस्तावना लिखी है कि इस उपन्यास की खूब आलोचना भी हुई है और प्रशंसा भी, लेकिन धीरे धीरे ये अपने समय में जितना प्रसिद्ध था उससे आज और अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में किस सिलेबस में इसको स्थान मिला है। अब जब गोदान के साथ किसी उपन्यास को स्थान मिल रहा है तो कुछ तो उसमें है ही। वो क्या कुछ है, इसको पूरा उपन्यास पढ़कर ही जाना जा सकता है और हम पूरा उपन्यास पढ़ रहे हैं। दृश्य नंबर पहला है, शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। अब एक तो इसकी जो भाषा शब्दावली है, प्रारंभ में ही आप समझ जाएंगे कि इसके जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वो भी इसकी आलोचना के एक प्रमुख कारण बने हैं, जैसे कि सत्य के होते हैं। पुनः देखते हैं, वही एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, जैसे कि सत्य के होते हैं। इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पे हैं। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैने की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। तो व्यंग्यात्मक ये कृति है, मूलतः व्यंग्य आपको इसमें हर लाइन में देखने को मिलेगा। सड़क के एक और पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े हुए टुकड़ों, स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की गई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्राय सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहां गर्द, चीकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती, खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। तो पुनः एक व्यंग्य है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से बढ़ने लगे। तो इस उपन्यास के पहले पात्र रंगनाथ का यहाँ पर परिचय प्रारंभ होता है। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला आया था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चलती थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद पर बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा। उसकी बाँछें वे जिसमें जहाँ कहीं भी होती हों खिल गईं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बाँछें किसके लिए प्रयुक्त होता है ना, कहते हैं ना बाँछें खिल जाना एक मुहावरा है, लेकिन लेखक ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि कहाँ होती है, तो जहाँ भी होती है वो खिल गई। जब वो ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताक कर अपनी खिली हुई बाँछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, ये ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा? तो अर्थात प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि राग दरबारी में कौन से गांव का वर्णन है? तो शिवपालगंज का वर्णन है। इसके अलावा दूसरे तरीके से पूछता है कि शिवपालगंज का वर्णन कौन सी कृति में देखने को मिलता है?
इसके अलावा जब 4 ऑप्शन होते हैं, जब एक तरफ 4 शहरों के नाम होते हैं, दूसरी तरफ 4 शहर कह लो, गांव कह लो, 4 स्थान, और दूसरी तरफ होते हैं 4 लेखक, उनसे सुमेलित करने वाले में भी इसको पूछा गया है। तीनों चारों तरीके से ये प्रश्न पूछा हुआ है। ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारी थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा, हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। 15वें मील पर उतर पड़ेंगे, शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आहा, क्या हुलिया था! नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम। पैर खद्दर के पजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घरा कर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। पुनः एक व्यंग्य। देखिए, अलग से व्यंग्य कुछ नहीं है, लेकिन हर लाइन में आपको व्यंग्य देखने को मिलेगा। ड्राइवर ने मुस्कुराहट कर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। देखिए, ये बुक मैंने जब मंगाई थी तो एक बार मैं पंकज त्रिपाठी जी का एक इंटरव्यू देख रही थी। हालांकि राग दरबारी के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, पढ़ी नहीं थी। और तो उन्होंने कहा कि वो आजकल राग दरबारी पढ़ रहे हैं। तो तब जो पुरानी होता ना कि कई आपकी लिस्ट बनी होती है कि राग दरबारी आपको मंगाना है, लेकिन जब कोई उस अच्छा आदमी जिसको साहित्य की अच्छी नॉलेज हो, वो जब किसी रचना के बारे में, किसी किताब के बारे में जब चर्चा करता है तो लगता है कि हाँ, राग दरबारी पढ़नी चाहिए। देखिए, एमए के स्तर पे लगी हुई है, तो इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कहे ना कि एक तरीके से छुपा के या कोई बात नहीं की गई है। जो बात जैसी है बिल्कुल उसी तरीके से लिख दी गई, यानी भाषा को लेकर बहुत खुलापन आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगा, सीधी भाषा में कहें तो। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौट कर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा दिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल 21 सवारियां एक फर्लांग पहले से ही खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी, उससे लगता था कि उनकी निगाह में वे ट्रक नहीं है, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छुड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान कर देना चाहिए था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तो ये आपको ट्रक की स्पीड पर एक व्यंग्य है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी, आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च करना कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियां सुन रहा हूँ, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी, शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहाँ मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफ़ी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बताई है श्रीमान जी ने, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने। वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने? अच्छा जी, छोड़िए भी इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है,
क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले में? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानूं, ये मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझला कर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर की सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी। जब कहीं और जहां भी मौका मिले वहां टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांपकर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था, पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था, पर गाड़ियां अपनी राह पर चलती रहीं। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था, पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी से नहीं हो तो तुमने ये खद्दर क्यों डांट रखा है जी? रंगनाथ इस हमले से लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात का मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं, अजी कोई तुक्का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनैलिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर में चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझला कर कहा, यह गियर बार बार फिसल कर न्यूट्रल में ही घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझला कर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रह रहा था। ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपट्टी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू किया। ट्रक वाले की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी, ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज़ एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए खाकी के हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गईं। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसूट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन का कार्ड, कोई वैक्यूम मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज को छुआ उसी क्षण उसमें गड़बड़ी हो गई। इस तरह उन 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। तो यही ट्रैफिक पुलिस वालों का हाल है। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोएटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची हैं। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा और इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकाल कर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आवें, वहाँ गियर पकड़कर बैठने की अब क्या ज़रूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसल कर देश की सामान्य जनता और आर्थिक दुरावस्था पर आ गई और थोड़ी देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उपसमितियां बन गईं। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगीं।
काफ़ी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा। कुछ देर में जान पड़ा गोष्ठी खत्म होने वाली है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज़ सुनाई पड़ी। क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय, माफ़ किया जाए? चपरासी ने क्या कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। एक सिपाही ने कहा, चार्जशीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ़ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफ़ी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं? हाँ जी। आपसे उसने कुछ किराया तो नहीं लिया? जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक देखकर ही समझ गया था, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़ी, ये मिल की खादी। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें असली नकली का क्या फ़र्क। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपये तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दे, क्या मतलब, मैं रुपया क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह बात करते हो? तुम्हारी यही तालीम है? वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। अब लाइनें हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट जैसी तो है नहीं, लेकिन अभी तो जंतर मंतर पे भी धरना चल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने समय में जो प्रासंगिक था या नहीं था, आज के समय में तो है ही। तो श्रीलाल शुक्ल क्या कह रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है और मारी जा रही है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा शाम गिर रही है, उसकी अटैची ट्रक में रखी है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उससे लोगों की सद्भावना की जरूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपये ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपयों का क्या करूँगा। कहते कहते उसकी आवाज़ में उन सन्यासियों की सी खनक आ गई जो जैसे पैसा हाथ से छूते नहीं, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कश खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंककर स्टेशन बेगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टॉप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुंधलुके में सड़क की पटरी के दोनों ओर कुछ गठरिया सी रखी हुई नजर आई। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थीं। वे इत्मीनान से बात करती हुई वायु सेवन कर रही थी और लगे हाथ मलमूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें हुई। आंखों के आगे धुएं के जाल उड़ते नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए थे। यही शिवपालगंज। तो शिवपालगंज का परिचय क्या है? बदबू भरा परिचय दिया है। लेखक ने पहले ही बता दी कि कुछ आप अच्छे की उम्मीद तो करना मत। अब शिवपालगंज क्या है? ये तो शिवपालगंज पहुंचने का रास्ता हो गया। पहुंचकर क्या क्या होता है रंगनाथ के जीवन में, क्या है शिवपालगंज का रहस्य जो इतना रोचक है, जानेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल हिंदी नेटशाला को भी ज़रूर देखें, उसकी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। अन्य उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियाँ वहाँ भी प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार उपलब्ध है। मिलती हूँ पुनः, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।